दो दिनों की बेहतरीन तेजी के बाद भारतीय बाजारों में आज दबाव के साथ शुरुआत के हैं संकेत, लेकिन कमजोर खुलने के बाद कहां लेंगे सपोर्ट और क्या रिकवर होंगे, और रिकवरी आएगी तो कितनी और होगी कितनी टिकाऊ। ढेर सारे हैं सवाल, जवाब में तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, मिड वीक सेशन, बट बाकी ग्लोबल मार्केट्स के लिए तो पहला ही सेशन हुआ है अब तक। लेकिन इस बार 2 दिनों से चूंकि ग्लोबल मार्केट संडे थे तो ऐसा लगा नहीं कि बहुत काम किया और शांति से हमारे बाजार भी अच्छे थे। हाँ, और वैसे भी एक चीज देखिए कि जब बाजार हरे निशान में रहते तो थोड़ा तनाव कम रहता है। नीचे होते तो थोड़ा ऐसा फील होता है कि बहुत काम किया है। तो चलिए आज मिड वीक ट्रेडिंग सेशन के पहले ट्रिगर्स देख लिए जाएं, जिनके दम पर आज हमें शुरुआत करनी है। तो लंबी छुट्टियों के बाद अमेरिकी बाजार जो खुले, भारी उतार चढ़ाव दिखाया है साल के पहले दिन। पता नहीं पूरे साल भर का इंडिकेशन दे रहे हैं क्या है, लेकिन बंद हुए 10 ही पॉइंट नीचे। नेस्डेक 80 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ दिखा। कच्चा तेल ये भी जबरदस्त एक्शन में आया और लगभग 4% लुढ़क कर $82 के नीचे। ये एक अच्छी खबर भारतीय बाजारों के लिए। और मल्टीप्लेक्सेस के लिए बड़ी खबर, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर। और आज ये सारे स्टॉक्स रहेंगे भरपूर एक्शन में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और इनके फेवर में आता हुआ दिखा है। खाने पीने की चीज़ों के दाम ये खुद तय कर सकते हैं, ये छूट मिल चुकी है। और बाहर के खाने पर रोक भी लगी रहेगी। दीप, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलते हुए फ्लाइट में भी बाहर के खाने पर रोक लग जाए। तो हमारे काफ़ी ऐसे दोस्त लोग हैं जो विदेश यात्राओं पर घूमने फिरने जाते हैं जी, और जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करे खुलते हैं डब्बे खुल जाते हैं, थेपला और अचार और मक्खन और पराठे। तो जब तक उसमें न लगे तब तक ठीक है, लेकिन बड़ी मुश्किल काम है अदरवाइज। तो चलिए, ये सारे ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर आज के ट्रेडिंग सेशन की हमें करनी है शुरुआत। वैसे एक चीज बताओ, कौन मल्टीप्लेक्सेस में बाहर का कौन लेके जाता है? मल्टीप्लेक्स पहले जब सिंगल सीट थिएटर, स्क्रीन वाले थिएटर होते तब तो लेकर जाते थे, सैलरी से तो सब तो बाहर से ही लेकर जाते थे। ओके, बट हाँ, अभी मल्टीप्लेक्सेस में तो मल्टीप्लेक्सेस में ऐसा आमतौर पर फिल्मों में तो क्या 2-3 घंटे का ही मामला है ना, तो ले जाने की जरूरत। फ्लाइट्स में तो पता चला लंबा जाना है तो हाँ, बट बहुत ज्यादा रेट है सर मल्टीप्लेक्सेस, मतलब हाँ, अगर बहुत ज्यादा है। ये बात सही है, अगर छूट दिए तो साथ में प्राइस कैपिंग भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो मतलब फिल्मों से ज्यादा जो टिकट से ज्यादा खर्चा आपका कहीं ज्यादा होता है। एनीवे, चलिए, इसमें कुछ ना कुछ रेगुलेशन तो आएंगे ही आएंगे, लेट्स सी। लेकिन इंटरेस्टिंग खबर है, इसका भी पूरा विस्तार से विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण करेंगे कुछ जो क्वार्टरली अपडेट आए उनका भी, और पीवीआर के स्टॉक पर क्या इंपैक्ट हो सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आज के ट्रिगर्स ये हैं जिनके दम पर हम करेंगे शुरुआत। पहले तो थोड़ा सर ग्लोबल मार्केट से करते हैं शुरुआत। फाइनली ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है ग्लोबल मार्केट्स में। बट ये हुआ क्या? बिकॉज जब हम बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स 250-300 पॉइंट ऊपर दिख रहे थे, पॉजिटिविटी थी। ग्लोबल बाकी एशिया के बाजार, यूरोप के बाजार अच्छे थे। उसके सामने आप देख रहे हैं सपाट डाउ बंद हुआ, 500 पॉइंट की रेंज में कारोबार था, और नैस्डैक तो फिर से गिरा। ट्रिगर्स की तलाश है दीप, कोई खास नए ट्रिगर्स ऐसे दिख नहीं रहे कि जिसके दम पर ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत की जाए। लंबी छुट्टियों के बाद बाजार लौटे हैं। मेरे ख्याल से आज जो शाम को फेड की मीटिंग के मिनट्स आने हैं, उसके बाद हो सकता है कल बाजार एक्शन दिखाने की कोशिश करे। इन लेवल के आसपास दोनों तरफ के ट्रेड स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। जहां कुछ लोग हैं जो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको वापस से खरीदारी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग आती हुई दिख रही है। तो मेरे ख्याल से अमेरिकी बाजार आगे डायरेक्शन की तलाश में है कि तेजी की जाए या मंदी की जाए। मेरे ख्याल से 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में आपको काफ़ी हद तक अंदाजा लग जाएगा कि एग्जैक्टली हम क्या करना चाहते हैं। अमेरिकी बाजारों की बात कर रहा हूँ। और हो सकता है वो ट्रिगर आपको आज रात के फेड की मीटिंग के मिनट्स जो आने वाले हैं उससे मिल जाए। उससे लोग पढ़ने समझने की कोशिश करें कि फेड रेसेशन को लेकर कितना चिंतित है, ब्याज दरों को लेकर क्या सोचता है, महंगाई को काबू में लाने को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। वैसे ब्रॉडली आपको फेड की मीटिंग के बाद पता है, लेकिन फिर भी कई बार ये तो होता है ना कि डिटेल्स, डेविल इन द डिटेल्स। तो क्या पता मिनट्स में कुछ और ऐसा लिखा हुआ है जो या तो मूड अच्छा कर दे या खराब कर दे। आई थिंक जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आपको दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे। रेंज बाउंड मार्केट है। अब इस रेंज बाउंड में प्रॉब्लम एक ही है, कल ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अगर आप 10 पॉइंट नीचे बंद हो या 80 पॉइंट नेस्डैक पे नीचे बंद हो तो ऐसी कौन सी हाई तौबा होगी। क्या अच्छा नहीं हुआ, वोलेटिलिटी काफी थी। 450-500 पॉइंट की रेंज डाउ की, और उसके बाद आप 10 पॉइंट। और दूसरी बात यह है कि जब हम बंद हुए तो 250 पॉइंट के आसपास आपके डाउ फ्यूचर्स मजबूत थे। 250 क्या, 350 पॉइंट ऊपर थे, तो उस हिसाब से कमजोर रहे। तो ये 2 चीजें हैं जो ज्यादा, अगर आप डाउ फ्यूचर्स कल 3:30 बजे आपने नहीं देखे
तब तो अमेरिका में क्या प्रॉब्लम है, 10 पॉइंट नीचे बंद होना, 80 पॉइंट नीचे बंद होना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल करेक्ट। लेकिन 250 पॉइंट के सामने अगर आप 10 पॉइंट नीचे बंद होते हैं, पौने 300 पॉइंट के सामने, तो दिक्कत है। सो आई थिंक थोड़ा सा वो दबाव है, लेकिन क्लियर कट ट्रेंड मुझे लगता है एक आध दिन लगेगा अमेरिका में आगे बढ़ने का। इस बीच में अच्छी बात जो है दीप, वो ये है कि आपका कच्चा तेल $82 गिर कर आया, और जो कल एक अमेरिकी बाजार में गिरावट हुई, उस गिरावट को आप कच्चे तेल के साथ मिलाकर देखिए। कच्चे तेल में गिरावट की वजह बड़े समय बाद रेसेशन बताई जा रही है, डिमांड में कमी की वजह से बताई जा रही है। एग्जैक्टली राइट, कि डिमांड में कमी होगी, रेसेशन होगा, तो कच्चे तेल का जो उपयोग है, जो उसकी जरूरत है, वो कम होगी, और उस वजह से 4% एक साथ गिरना सिर्फ रिसेशन के डर से, ये एक बड़ी चीज है सर। तो कल पूरे ग्लोबल मार्केट्स में एक ही इंपॉर्टेंट चीज हुई है, और वो है कच्चा तेल का 4% रेसेशन के डर की वजह से गिरना। बाकी और कोई खास बात नहीं। हमारे लिए तो राहत है, हमारे लिए राहत की बात है। हम तो कच्चा तेल ऊपर चाहते ही नहीं है, वो जिस वजह से नीचे आए बस नीचे आना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए क्या है, दो चीज है। एक, हमारे पैसे बचते हैं, हर रोज कच्चा तेल खरीदने के लिए डॉलर देने पड़ते हैं, बिल्कुल। तो वो फॉरेन एक्सचेंज हमारी बाहर जाती है, पैसा बाहर जाता है, डॉलर बाहर जाता है, तो रिजर्व भी कम पड़ता है, और रिजर्व कम नहीं पड़ेगा, डॉलर खरीदेंगे तो डॉलर का दाम बढ़ता है और बिल बढ़ते जाता है। और दूसरा ये कि जैसे ही कच्चे तेल के दाम कम होते हैं, हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम कॉरस्पॉन्डिंगली कम होंगे, और वो हमारा इन्फ्लेशन डायरेक्टली वो कम नीचे लाने के लिए बढ़िया रहता है। सो आई थिंक कच्चा तेल हमारे लिए सबसे बड़ा है। अब आप ये सोचें कि डे टू डे बेसिस पे कच्चा तेल का भाव जो ऊपर नीचे हो, उस पर मार्केट रिएक्शन दे। अब मार्केट उस चीज से मैच्योर होकर अलग हो चुका है। एक जमाना था जब हम कच्चे तेल को देखकर बाजार की चाल डिसाइड करते थे। अब $80, $75, $85 के आसपास हमें, हमारे लिए कच्चा तेल अभी फिलहाल कोई ट्रिगर है नहीं। जिस समय ट्रिगर बनेगा उस समय हम आपको वापस बताएंगे, चाहे ऊपर की तरफ के लिए ट्रिगर बने, नीचे की तरफ के लिए ट्रिगर बने। फिलहाल कच्चा तेल आपके लिए न्यूट्रल है, इकोनॉमी के लिहाज से अच्छा है, मार्केट के लिहाज से न्यूट्रल है। चलिए, बढ़िया बात है। तो हमारे लिए उतने खराब परेशानी वाले कुछ ये संकेत है नहीं, बट हाँ, एक थोड़ा वो रहता है कि वैसे तो हम पिछले कुछ दिनों से देखें कि ग्लोबल मार्केट से ज्यादा संकेत नहीं, तो हमारे लिए एक फ्री हैंड था। राइट। बट अब जो ग्लोबल बाजार आ गए हैं, इन 2-3 चीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या उसका रिएक्शन या उसकी चिंता हमारे लिए भी आ सकती है? देखिए दीप, अभी हमारे पास कोई नई ट्रिगर नहीं। कल भी हम कमेंट्री में यही बात कर रहे थे कि हमारे पास दो ही चीजें हैं। एक, हम प्री बजट रैली की बात करके बजट करके कुछ तेजी करें, लेकिन वो आप ओवरऑल मार्केट में नहीं कर सकते। उसका भी रीजन बता दूं। बजट के पहले आपको तेजी करने के लिए कुछ फेवरेट सेक्टर्स होते हैं जहां बाय ऑन डिप्स रहेगा, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो आपके एग्रीकेमिकल से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक्स हो, इंफ्रा हो, सीमेंट हो, रेलवे हो, ये आप हमेशा खरीदना चाहेंगे जब भी मौका मिले। करेक्ट। लेकिन सामने आपको ब्रॉडर मार्केट में तेजी करने का कोई कारण नहीं बनता बजट की वजह से, स्पेशली तब जब आप मार्केट में किसी भी एक्सपर्ट से पूछे, सबके सर पे तलवार लटकी हुई है कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड टैक्सेशन में कुछ बदलाव हो गया। एग्जैक्टली। तो वो डर सबके मन में है, खुल के बोले या न बोले, लेकिन सबको डर ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की डेफिनेशन बदल जाए, कुछ वहां पर पैसा ज्यादा ले लें, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को और ज्यादा बढ़ा दें। ये डर है जी, और इस डर की वजह से मार्केट बहुत बढ़ नहीं पाएंगे जी। तो अब आपके पास जब दो बैलेंस ट्रिगर है, एक मैक्रो बड़े मार्केट के लिए ट्रिगर तेजी करने का आपका मन है नहीं बजट को लेकर, सेक्टर्स जो मजबूत रहते हैं, कल आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सारे भाग गए। राइट। कभी आपको फर्टिलाइजर भागते हुए दिखेगा, कभी इंफ्रा, कभी रेलवे कभी सीमेंट, ये रोटेशनल चलते रहेंगे, है ना। कभी एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक्स, वो चलता रहेगा। ऐसे में हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रिगर है अभी ब्रॉडर मार्केट के लिए, और वो है डाउ फ्यूचर्स। जिस समय ये ट्रिगर बदलेगा हम आपको बताएंगे कि अब इस ट्रिगर को छोड़कर किसी और को देखना है। ये रोटेशनल है, हर वक्त ट्रिगर कई बार। अच्छा, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जी, कभी ट्रिगर डाउ होता है, कभी डाउ फ्यूचर होते हैं। करेक्ट। ये भी बदलता है। सो अभी फिलहाल ऐसा है कि हम डाउ फ्यूचर्स को देखकर ट्रेड कर रहे हैं, उसी को देख के करते रहेंगे। तो डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त है, बाकी कल के एक्शन को मिलाकर देखेंगे तो हमें थोड़ा कमजोर होना चाहिए। आज होना चाहिए ना, हाँ होना चाहिए, क्योंकि हम 2 दिन में बढ़े भी हैं। जितनी तेजी की उम्मीद थी कि 250 पॉइंट तो कम से कम डाउ फ्यूचर्स डाउ बढ़े, वो हुआ नहीं। फ्यूचर्स अगर आज 100 पॉइंट मजबूत हो जाए तो हम भूल जाएंगे। अच्छा, हाँ, 101 पॉइंट आप फ्यूचर मजबूत कर दीजिए तो हमारे लिए न्यूट्रल हो जाएंगे। नहीं तो फिर थोड़ा हमें दबाव आज देखने को मिलेगा। और आप एकदम सही जगह से रिवर्स हो रहे हैं, 18,250 के आसपास से।
पिछले हफ्ते में और इस हफ्ते में हमने 2 बार 18,250 अटेम्प्ट किया है। और आपको याद होगा 17,800 से हम यही बात कर रहे थे कि पहला पड़ाव 200-275 की रेंज का है। उसको पार करके बंद होंगे तो फिर हमें 400 से 600 की रेंज में जाना है। राइट। तो लेट्स सी आज इम्पोर्टेंट 3:30 बजे बंद कहाँ हो पाते हैं। इनफैक्ट वही सवाल था कि क्लोजिंग हमारी कल इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास हुई है, तो वो खराब थोड़ा closing सहारा देने के बाद बिल्कुल है। और दीप 6 दिनों से आप 18,100 के ऊपर बंद हो रहे हैं और बार बार अटेम्प्ट करने के बावजूद कल पहली बार 18,200 के ऊपर बंद हुए, तो इतनी खराब क्लोजिंग नहीं है। बैंक निफ्टी पे आप 6 दिनों से 42,800 के ऊपर बंद हो रहे हैं, 4 दिनों से 43,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। तो क्लोजिंग तो कल अच्छी हुई है, लेकिन वही बात है कि कई बार क्या होता है कि आप अच्छी क्लोजिंग होने के बावजूद ऐसे लेवल पर जाकर बंद होते हैं जहां से रिवर्स होने के लिए जगह भी सही होती है। 43,500 के आसपास बैंक निफ्टी है, राइट है ना। हम बार बार नॉक कर रहे हैं, पार नहीं कर पा रहे हैं। 250-275 के आसपास निफ्टी है, पहुंचे वहां बंद होने के लिए, लेकिन पार नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है थोड़ा और एक आध दिन वक्त बिताना पड़े, थोड़ा नीचे आकर वापस ऊपर आएंगे। और ज़्यादा बड़ी छलांग लगानी और उसके लिए 4 कदम पीछे आना हो तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है दीप, तेजी या मंदी करने के लिए बड़े ट्रिगर्स आपके पास नहीं है। न गिरने के लिए कोई बड़े ट्रिगर्स हैं, न बढ़ने के लिए कोई खास ऐसा कि आप भागकर किसी बड़े लेवल को तुरंत कूद कर पार कर लें। तो ये मार्केट आपको ये कह रहा है कि आप ये भी मत सोचिए कि बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे गिर जाएंगे, और ये भी मत सोचिए कि किसी बड़ी रुकावट के लिए आप देखिए 43,500 पे 3 दिन से बैंक निफ्टी पहुंच रहा है, नहीं पार हो रहा है, वहीं आकर रुक रहा है। तो बड़े लेवल को ऊपर या नीचे किसी भी तरफ पार करने की या तोड़ने की बाजार की जल्दबाजी नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी नए ट्रिगर के आने के पहले टाइम पास करना है, जिसको अंग्रेजी भाषा में और हाई लेवल लैंग्वेज में टाइम वाइज कंसोलिडेशन कहा जाता है। इसको हम आम भाषा में, हिंदी में आप और हमारी भाषा में हम टाइम पास करेगा, कुछ नहीं करेगा ये सर। हाँ रहने वाले जिसको प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज कंसोलिडेशन, ये 2 बड़े अंग्रेजी शब्द है। कभी भी आप कहीं सोशल गैदरिंग में हो, बात करने के लिए अच्छा है, बाकी समझने के लिए टाइम पास करना है। ठीक है, हमारे लिए टाइम पास। ठीक है, ओके। तो चलिए बाजार थोड़ा टाइम पास के मूड में, एक बार स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं, फिर स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं सर। बिल्कुल बताएं सर फिर आज के संकेत। ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर मैंने रखे हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर भी उतना सपोर्ट नहीं कर रहे, तो थोड़े नेगेटिव हैं। एफआईज के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं, दीप वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट न्यूट्रल से पॉजिटिव के बीच में झूलता हुआ है। जिसके फेवर में पोजीशन हो, जिसके फेवर में ट्रेड हो, वो अपना सेंटिमेंट पॉजिटिव रखे, जिसके कोई पोजीशन ना हो न्यूट्रल रखें, जिसके बाकी आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन पर उल्टा चल रहे हैं तो नेगेटिव भी अपना सेंटिमेंट रख सकते हैं। आप अपना सेंटिमेंट इंडिविजुअली डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का न्यूट्रल है। ठीक है, ओके। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, यहाँ किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। ओके सर, बड़े लेवल आज के 18,100-150 ये पहला सपोर्ट रेंज है। यहाँ पर खुलकर हम मतलब कल का लो भी यही है 18,150। तो पहले देखते हैं इस रेंज पर आकर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा निफ्टी। इसके नीचे जाने के चांस कम है, अगर आए तो 18,000 18,065 खरीदारी की अच्छी जगह। ऊपर 18,250 18,300 ये पहली रुकावट की जगह है, पार करके निकले तो 18,350 18,400 होगा। देखिए आज के लिए एक ही चीज़ जो और कहना चाहता हूँ यहाँ पे कमेंट्री के साथ में, वो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि 9:15 बजे आप कहाँ खुलेंगे, कितना 50 नीचे खुलते हैं, 75 नीचे खुलते हैं, 25 ही नीचे खुलते हैं और उसके बाद क्या करते हैं। इम्पोर्टेंट आपके लिए एक ही चीज़ है कि आप बंद कहाँ होते हैं। और अगर आज क्लोजिंग बेसिस पे आप 18,100 को होल्ड कर पाते हैं, जो कि यहाँ से आपके लिए करीबन 125 पॉइंट नीचे है, तो आप सेफ है अभी भी। आपको सिंपल चीज़ एक ही करनी है, 18,100 के नीचे। आपको याद होगा, एक बार मैं फिर से दिला दूँ कि जिस दिन 18,700 के नीचे बंद हुए थे हम, और मैं लंबी छुट्टी के बाद आया था जी, और हमने बोला कि जो BTST ट्रेडर्स है उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। 18,500 के नीचे पोजिशनल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। अब वही डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस 18,100 है। जो BTST ट्रेड्स करते हैं वो 18,100 के नीचे बंद हो, आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन और सेफ चाहिए तो 18,065 लिख लीजिए। मैं तो 18,100 ही बोलूँगा, फिर भी किसी को रखना 18,065 आपकी मर्जी पर है। अगर अदरवाइज 18,100 के नीचे आप बंद होते हैं तो आपको अपनी पोजीशन कम करनी है। डे टू डे ट्रेड करने वाला जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए स्टॉप लॉस है 17,800 17,800 400.2। क्लियर है? तो मैंने आपको स्टॉप लॉस दे दिया, अब आपको इसको फॉलो करना है। फिर कभी गलती से किसी वजह से बाजार जैसे 18,800 से 17,800 आ जाए, फिर आप ये ना कहें कि भाई ये क्या
क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप डेली स्ट्रेटेजी में और पोजिशनल स्ट्रेटेजी में फ़र्क नहीं समझते हैं। जी। अब आज मैं अगर आपको 18,100 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, समझो 18,100 के नीचे बंद हो जाता है आजकल कभी भी, राइट? उसके बाद 18,000 आता है, तब भी आपकी डेली बेसिस पे बाय और सेल की स्ट्रेटेजी आएगी, जी। क्योंकि वो डेली रेंज अलग है, करेक्ट? हर वक्त और हर रोज सेल की स्ट्रेटेजी नहीं आएगी कि 18,100 के नीचे बंद हो गया। उसमें अगर आप कंफ्यूज होंगे कि अरे यहाँ पे भी बाइस स्ट्रेटेजी तो आ रही है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ करना है, और वो स्टॉप लॉस मैं बहुत क्लियर कट दे रहा हूँ। 18,100 के नीचे की क्लोजिंग पर आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, और रिस्क कम रखनी तो 18,065 का कर लिए, दोनों में से एक जरूर लगाना है, ये पक्का है। और पोजिशनल ट्रेडर हैं, 17,800 के नीचे जिस दिन बंद होगा 17,775 मान लीजिए, 800 जो भी 25 एक पॉइंट 20-25 पॉइंट आपको अपना भी जजमेंट लेना होता है, मतलब खाना बना के दे सकते हैं, चबाना खाना उतारना तो आप ही को पड़ेगा, ठीक है ना? सो उतनी स्पून फीडिंग ठीक भी नहीं है। जब तक स्पून फीडिंग होती है तो बच्चा ही रहता है आदमी, बड़ा नहीं होता, राइट? सो आपको बड़ा होना है, सो अपने डिसीजन खुद लेने, लेकिन एक डायरेक्शन जो है वो क्लियर कट है कि 17,800 के, ये चीज नोट करके रख लीजिए। सेम बैंक निफ्टी, जिनको डे टू डे बेसिस पे करना है 42,800, 42,800, हालांकि थोड़ा दूर है, अगर आपको छोटा रखना है आप 43,000 भी रख सकते हैं, लेकिन 42,800 के नीचे बंद होगा तो आपको थैंक यू कर लेना है। बहुत क्लियर है, ये दो लेवल आप गोट के रख लीजिए। ठीक है, समझ गया। तो क्लियर लेवल सपोर्ट के लिए जो है वो आ गए। अब आइए बैंक निफ्टी निफ्टी के लेवल। 43,150, 43,250 पहला सपोर्ट जोन है, 42,825, 42,950 ये आपके लिए खरीदारी की मजबूत जगह बनेगी। ऊपर की तरफ 43,500, 43,625 माफ कीजिएगा, ये ऊपरी रेंज है, और इसके पार निकले तो 43,700 से 43,850 वो रेंज होगी जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली भी आएगी। अब जो मार्केट का टेक्सचर है दीप, उस हिसाब से आपको हर एक ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, करते रहना है। दोनों तरफ के ट्रेड रहेंगे, इसलिए आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहिए। हर रोज आपको नीचे में मौका दे रहा है लेने का और ऊपर में बेचने का मौका दे रहा है, और अगर आप अच्छे अच्छे सिंगल्स लेना जानते हैं तो फर्स्ट क्लास आप रन बना सकते हैं। और शुरू के 5 बैट्समैन की तरह हर बॉल पे आपको 6 ही मारना है, शॉर्ट ही करना है, तो आप कैच दे दे के भाग जाएंगे, जैसा कल हुआ। ये तो किस्मत अच्छी थी कि वान खेड़े में 160 162 भी हम बन गए 162, बड़ी बात है। हाँ, तो हार्दिक पांड्या भी किस्मत ही लिखवा के लाए, जोरदार, बिल्कुल, और बड़े पॉजिटिव, हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, वो रेडी रहते हैं। हाँ, मतलब अलग अलग तरह के कैप्टन से, एक धोनी के जैसे कि धोनी के रिएक्शन ही नहीं होते कभी, हाँ, कुछ भी हो जाए, है ना? और कोहली हाइपर एक्टिव है, मतलब नहीं भी देना हो तो वहां भी दे देते, है ना? रोहित शर्मा को ऐसा लगता है जैसा कोई लाइफ में फर्क ही नहीं पड़ता क्या हुआ है फील्ड में। हाँ, और पांड्या जी आए हैं बड़े समय बाद, अब जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मेरे को पसंद आ रहे हैं पांड्या जी, अच्छे लग रहे हैं। हाँ, अच्छी शुरुआत हुई उनकी, अच्छी बात है। मतलब मुझे पसंद आ रहे हैं एक्चुअली, कुछ अलग एनर्जी दिख रही है, डेफिनेटली, है ना? डेफिनेटली। और बॉन्डिंग भी टीम के साथ ऐसा लग रहा है, अभी तो शुरुआत है, लेट्स सी, लेकिन मजा आ रहा है। तो मैच इंटरेस्टिंग था। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला कि मुंबई में मैच है ये, वानखेड़े में। हाँ, नहीं तो कल तो देखने उतना हाइप नहीं था। हाँ, इस बार पता है, एक तो श्रीलंका है तो थोड़ा हाइप भी वैसे भी कम, बट अदरवाइज तो देखना बनता था। वानखेड़े में तो बनता है। हाँ, 2020 था तो देख सकते थे, बट मुझे शाम को पता चला कि मुंबई में मैच है, ध्यान एनीवे। सो चलिए, इंटरेस्टिंग मैच था, मजा आया, और यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं, शिवम मावी और जो प्लेयर्स नए नए उतरे हैं, उमरान मलिक ने भी अच्छा किया, और बाकी तो अब तो क्रिकेट में भी गुजराती लोगों का दबदबा है। अरे पूरा अक्षर पटेल, पांड्या जी, सब मिलके जिता रहे। चलिए, तो ये ओवरऑल आपकी स्ट्रेटजी। अब आपको लेवल्स दे दूं, ठीक है? निफ्टी पर 18,225 230 के आसपास आप बंद हुए हैं। 18,200 18,150 दो छोटे लेवल हैं, 18,125 18,100 मीडियम लेवल है, 18,065 18,025 और 17,975 ये फाइनल सपोर्ट लेवल है आपके लिए निफ्टी पर। हायर साइड पर 18,250 275 300 तीन छोटे लेवल है, 350 400 बड़े लेवल है। बैंक निफ्टी 43,425 पे आप बंद हुए हैं, 43,300 250 दो छोटे लेवल है सपोर्ट, 43,200 43,150 मीडियम लेवल है, 43,025 42,950 और 42,825 फाइनल सपोर्ट लेवल के तौर पर लेकर चले। हायर साइड पर 43,475 425 475 500 दो ले लीजिए, 425 के आसपास जहां बंद हुए वही पहला सपोर्ट लेवल हो, पहली रुकावट का लेवल होगा, फिर 500
625, 700, 850 और 43,950 तक के ऊपर के लेवल आपके लिए बैंक निफ्टी पर। ठीक है सर, चलिए सारे बड़े लेवल्स और दिन की रेजिस्टेंस सपोर्ट आ गए। डेटा समझाएं सर, एफआईएस की पोजीशनिंग और पीसीआर क्या कह रहा है? एफआईएस के डेटा वैसे बिकवाली के बड़े नहीं, लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं है, जी क्योंकि 625 करोड़ की कैश में बिकवाली की एफआईएस ने, और इंडेक्स फ्यूचर्स भी 666 करोड़ के बेचे, और इंडेक्स फ्यूचर्स जो बेचे उसमें शॉर्ट पोजीशन ज्यादा बनी है, लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं हुई कि बढ़कर ऊपर आया तो हम लॉन्ग। ये इंटरेस्टिंग ट्रेड था कल एफआईएस की तरफ से। साइज छोटी है इसलिए मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से देखें तो 150 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे, तो तीनों ही जगह डायरेक्शनल तौर पर एफआईएस की थोड़ी बिकवाली हुई है, और यही वजह है कि इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 47% से घटकर 45% पर आई है। तो ये इंडेक्स लॉन्ग जब तक घट रहे हैं ठीक ही है, कोई चिंता की बात ऐसे ज्यादा है नहीं। पुट कॉल रेशियो आपका कंफर्टेबल है 1.06 पर निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 1.10 पर थोड़ा बढ़ा है, लेकिन दिक्कत की बात नहीं है, और विक्स में हल्की सी आई है कमी। मौजूदा पोजीशन स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉस वैसे देखा जाए आपको 18,100 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। दूसरा आप 18,065 का रख सकते हैं। तीसरा 17,975 का। आपकी जो इच्छा है वो इंट्राडे स्टॉप लॉस आप रखिए। आप चाहें तो कल के लो का 18,150 का भी रख सकते हैं। तो इंट्राडे स्टॉप लॉस आपको छूट है, और ये छूट आमतौर पे मैं तब देता हूँ जब काफ़ी समय से बाजार रेंज बाउंड रहे, 7-8 ट्रेडिंग सेशन छोटी रेंज में रहे, तो फिर ऐसे में किस ट्रेडर की किस लेवल की एंट्री हुई है उस हिसाब से उसको स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। तो इंट्राडे स्टॉप लॉस में आपको छूट है, क्लोजिंग में नहीं है। क्लोजिंग 18,100 क्लियर कट है, यही लगाना है। 18,100 के नीचे बंद होता है, थैंक यू, क्लियर है, यहाँ छेड़छाड़ नहीं। इंट्राडे में जो आपकी मर्जी वो लगाओ जरूर, भले आप 17,975 लगाओ, लेकिन लगाओ जरूर। बैंक निफ्टी क्लोजिंग क्लियर कट है 42,800, जिसको छोटा रखना है 43,000 भी रख सकता है। इंट्राडे में 43,000 है, जिसको छोटा रखना है 43,150, 200 रख सकता है। आपकी मर्जी पर आप स्टॉप लॉस यहाँ पर बदल सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पे और कोई लगाना लगाओ, 42,800 तो जरूर लगाना ही लगाना है, क्लियर है। ठीक है सर। अब आइए शॉर्ट पोजीशन। कल वाला स्टॉप लॉस काम करेगा आज भी 18,300, इंट्राडे और क्लोजिंग सेम। कल वाला स्टॉप लॉस काम करेगा वैसे 43,500, लेकिन मैंने सेफर साइड पर, चूंकि आप बहुत नजदीक बंद हुए, 43,625 कर दिया है। 200 पॉइंट ऊपर का आपको छोटा करना है, 43,500 भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी पर है। बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस 43,500 या 43,625, जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। ठीक है सर, थोड़ा अपने हिसाब से जहाँ जहाँ अपन छूट दे सकते देते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमने जो बोला वही लगाओ। जहाँ हमें लगता है कि आपके हिसाब से आप छूट ले सकते हैं, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ बहुत क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस आ रहा है वहाँ मैं फिर दे देता हूँ आपको। ठीक है। नई पोजीशन सर। खरीदे निफ्टी, और खरीदने के लिए अच्छी जगह जो है वो है 18,075 से 18,150। 18,065 होता है तो 65 तक का इंतजार करिए, बगैर 75 पे ही खरीद सकते हैं। इस रेंज में खरीदिए। 17,975 का थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस है, वही लगाइए। 18,200, 225 दो छोटे टारगेट, 18,250 मीडियम टारगेट, 18,300 और 350 तक के बड़े टारगेट अगर आ जाए तो आपका नसीब। बेचने की राय बिल्कुल है, दो तरीके से बेच सकते हैं। एक तो आप कोई सूटेबल स्टॉप लॉस 18,300 का लगाकर ही बेच दें। दूसरा एक 18,250, 18,325 की रेंज में आने दे, गैप से नीचे खुलने के बाद जब वापस ऊपर आए तब वहां बेचें 18,400 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो बनेंगे 18,250 और 150, 200 और 150 दो छोटे टारगेट, 125, 102 मीडियम टारगेट, 18,065, 18,025 तक के फाइनल टारगेट, जिसके लिए करनी है आपको बिकवाली। ठीक है सर। दोनों ट्रेड लेना है, लेने का भी देने का भी, दोनों लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। खरीदना है, और खरीदने के लिए जो परफेक्ट रेंज है वो 42,825, 42,950 आएगी कि नहीं आएगी मुझे नहीं पता। आए तो यहाँ पर लेना जरूर। स्टॉप लॉस 42,600 का होगा। टारगेट जो बनेंगे 43,025 और 125 दो छोटे टारगेट, 43,200, 250 और 303 मीडियम टारगेट होंगे, 43,375 और 43,425 तक के बड़े टारगेट, जो कि कल की क्लोजिंग है। एग्रेसिव ट्रेडर्स वहां तक का इंतजार न करें, क्योंकि वहां आने के चांस कम है। आप 43,150, 43,250 की रेंज में ही खरीद सकते हैं। यहाँ पर भी आप ले सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 43,000 का होगा, क्योंकि आप एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर ऊपर खरीद रहे हैं, और ऐसे में स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर का रखना नहीं है। 43,000 का लगाएं। टारगेट जो बनेंगे 43,300, 375 दो छोटे टारगेट, 425, 475 दो मीडियम टारगेट, 625 और 700 बड़े टारगेट के तौर पर ये खरीदने की राय। तो बैंक निफ्टी में दोनों तरह के ट्रेडर के लिए। अब आइए शॉर्ट पोजीशन। वैसे तो 43,500 जब तक पार नहीं कर रहा आप उसको भी स्टॉप लॉस मानकर शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अच्छी रेंज अगर मौका मिले 43,500, 43,625 की रेंज में, लेकिन ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ही होगा, शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस 43,750 का जरूर लगाएं। टारगेट जो बनेगा दीप वो बनेगा 43,425 और 375 दो छोटे टारगेट हैं, 300, 250 और 200 मीडियम टारगेट,
43,125 और 42,950 फाइनल टारगेट। दूसरे जो बहुत आराम से बेचना चाहते हैं वो 850-950 की रेंज का इंतजार करें, क्योंकि अगर 43,500 के ऊपर ब्रेकआउट देखे और ग्लोबल मार्केट्स मजबूत होकर सस्टेन हो गया तो बड़ी तेजी भी दिखा सकता है, इसमें बड़ी बात नहीं है। इसलिए बेचने में सावधानी रखकर मूड माहौल को देखकर डिसाइड करें। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे लेवल्स। रिस्क अपने आप पोजीशन के हिसाब से संभाल कर चलें और दोनों तरफ के मौके हैं उसका भी फायदा उठाएं। वायदा कारोबार के कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर आज के लिए? वायदा कारोबार में दीप एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है आपके लिए 18,200 का। मजे की बात देखिए, 18,200 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। 18,200 के पुट पर 94 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 99 लाख शेयर। तो अगर आप 30 पॉइंट कमजोर हो भी जाते हैं तब तक चिंता की बात नहीं, आपको मंदी 18,200 के नीचे से गिरनी है, ये मैं आपको कंफर्ट दे रहा हूँ। राइट, समझ तो मंदी 18,200 के नीचे, 18,300 हल्की फुल्की रुकावट है, 18,100 हल्का फुल्का सपोर्ट है, 18,200 में एक और ब्रेक है। सो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आप यहीं इसी के आसपास टाइम पास करेंगे। बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे जाने की संभावना कम है और 43,500 के ऊपर निकलने की संभावना भी कम है। दोनों तरफ ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, 33 लाख शेयरों का, 31 लाख शेयरों का। इससे ठीक पहले 43,200 43,300 सपोर्ट का काम करेगा, 43,400 43,500 सप्लाई का काम करेगा। ये क्लियर कट डेटा में दिख रहा है, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट। गॉट इट सर। तो चलिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और आज की स्ट्रैटेजी आपके सामने। कुछ स्टॉक्स की भी बात कर लें। एक तो जो लिस्टिंग होने वाली है वो 9 बजे बात करेंगे अनिल जी से, रेडिएंट कैश मैनेजमेंट, क्या आपको नजरिया बनाना है। बट अपडेट्स आए सर, और बैंक्स फाइनेंशियल्स फिर से फोकस में। इंडसइंड बैंक के अपडेट से कुछ खास? इंडसइंड बैंक ठीक है, डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़िया 6% बढ़कर आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप अगर लोन ग्रोथ देखें तो ये भी अच्छी बढ़कर आई है, करीबन 4.5%। साल दर साल तो मजबूत है, तो नंबर्स तो अच्छे हैं और स्टॉक की परफॉर्मेंस भी कोई खास अभी तक रही नहीं है, तो अपसाइड की गुंजाइश है। ऐसा नहीं कहूँगा कि तोड़फोड़ नंबर है, लेकिन ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं है और स्टॉक का अभी तक का एक्शन जो है वो म्यूटेड है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा इंडसइंड बैंक परफॉर्म कर सकता है आगे चलते हुए। देखना ये कि जो इनके एमडीसीओ का एक्सटेंशन आना है अप्रैल के पहले पहले, वो कब तक आता है, वो अगला नेक्स्ट ट्रिगर होगा बैंक के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से नंबर्स ठीक है। और दूसरी बात है कि जो सबसे बढ़िया चीज़ जो दिख रही है वो रिटेल ग्रोथ की दिख रही है। रिटेल डिपॉजिट की ग्रोथ जो 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़कर आई है, वो बाजार को पसंद आएगी, क्योंकि अभी तक जनरली ये समझा जाता था कि इनके लिए रिटेल डिपॉजिट लेना थोड़ा मुश्किल काम है। तो वहाँ पर साल दर साल भी और तिमाही दर तिमाही भी अच्छी ग्रोथ आई, तो उस नंबर पर थोड़ा बैंक रिएक्ट कर सकता है, एक चीज़ ये। दूसरा एक और नंबर आया है आपके डी मार्ट का। वैसे नंबर आप देखेंगे ऑन द फेस ऑफ इट आपको 23-24% की ग्रोथ अच्छी नजर आएगी, लेकिन नंबर्स इंटरनली उतने स्ट्रॉन्ग है नहीं दीप। एक तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इनके नए स्टोर एडिशन हो रहे हैं वो बहुत धीमे पड़ रहे हैं, मुश्किल से 4 नए और स्टोर एडिशन किए हैं, वो ठीक नहीं है। दूसरा ये कि जो 3 साल की इनकी सेल्स सालाना जो क्वार्टरली जो बढ़ती थी, जो करीबन 20.5% के आसपास की ग्रोथ थी, वो घटकर 19%, 18.75%। यानी कि जो सेल्स ग्रोथ है उसमें धीमापन दिख रहा है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। तो ये मुझे लगता है कि डीमार्ट के नंबर अंदर आप जाकर देखेंगे तो आपको थोड़ा से ढीले नजर आएंगे, उतने मजेदार नहीं है। ऑन द फेस ऑफ इट ठीक दिख रहे हैं, लेकिन आई थिंक देखना होगा इंटरेस्टिंग कि आज स्टॉक का क्या रिएक्ट नेगेटिव साइड पर करता है, क्योंकि जो 3 साल की अगर आप सालाना ग्रोथ देखें क्वार्टरली, तो वो थोड़ी सी ढीली है। नंबर्स मतलब उतने मजबूत नहीं दिख रहे हैं नंबर्स, मतलब डिटेल्स अगर देखें तो डिटेल्स में नंबर्स इतने मजबूत नहीं दिख रहे हैं। चलिए डीमार्ट आज देखते हैं। लेकिन यही है कि भाई स्टॉक एफएनओ में है नहीं, अभी भी कैश में ही है। कब तक रहेगा? जब तक जिएगा कैश में रहेगा, वैसा वाला मामला। इतने सालों से तो नहीं आएगा एफएनओ में। नहीं तो ये तो निफ्टी में आने वाली कंपनी होती थी, एक्चुअली देखा जाए बनती थी। तो ये पीवीआर मेरे ख्याल से पीवीआर का स्टॉक कल कमजोर भी था, और शायद लोगों को डर यही था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आना है वो इनके अगेंस्ट ही जाएगा। मुझे लगता है ये स्टॉक कमाल करेगा आज, अच्छा भागेगा, बढ़िया तेजी होगी, जहाँ खुलेगा वहाँ से भी और बढ़ेगा। और उसका रीज़न साफ है कि जो दोनों ही चीज़ें आई हैं फैसला, कि एक ये कि आपको हक है कि आप अपने ये जो भी प्रोडक्शन के दाम खाने पीने की चीज़ों के अपने हिसाब से कर सकते हो। दूसरा ये बाहर के आप खाने पीने की चीज़ें नहीं ले जा सकते। सो अल्टीमेटली सबको पता है कि फिल्मों में तो रेवेन्यू जो आना है वो फिक्स है कि किसका कितना परसेंट किसको जाना है, किसको नहीं जाना है, कितना प्रोड्यूसर को मिलेगा, कितना एग्जीबिटर को मिलेगा, कितना किसको मिलेगा, उसमें तो कुछ कमाई है नहीं। वही वाली बात है, गाड़ी बेचने में कमाई नहीं है, सर्विसिंग में ही कमाई है। वैसे हाल इनका है
कि फिल्मों में कमाई नहीं है, 10 रुपए का पॉपकॉर्न 100 रुपए में आप बेचते तो उसी में कमाई है। यस तो आई थिंक वो ये पूरी री रेटिंग करेगा पीवीआर की। हम कोशिश करेंगे मैनेजमेंट से बातचीत भी करने की, लेकिन ये बहुत राहत वाला है। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट से आ गया तो मैटर ही खत्म। अब क्या होगा, सरकारें कोशिश करेंगी भी ये बनाने की कि ये प्राइसिंग कैप होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, कितनी भी करे, फिर भी एक है ना बड़ी तलवार जो लटकी हुई थी वो हट गई है ना। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो पूरी पीवीआर, आइनॉक्स, इन सब की, आइनॉक्स पीवीआर तो फिर मर्ज हो ही रहे हैं, तो इनकी पूरी मल्टीप्लेक्स वाले जो स्टॉक्स है इनकी पूरी री रेटिंग कर देगा। बिल्कुल सर, चलिए री रेटिंग ट्रिगर बन गया है, बड़ा फैसला, बड़ी राहत की बात। तो पीवीआर पर भी रिएक्शन का इंतजार। आईपीओ में 9 बजे बात करेंगे आपसे, जानेंगे कैसी होगी लिस्टिंग। आइए बाकी जो खबरें हैं, बाकी जो अपडेट्स हैं, ट्रिगर्स हैं और ब्रोकरेजेस हैं, ये भी जान लेते हैं। अरमान, नुपुर और साथ ही आशीष हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें। जी, ट्रिगर्स में सबसे पहले आईआरबी इंफ्रा, जहां पर बोर्ड मीटिंग है, स्टॉक स्प्लिट पर विचार किया जाएगा। ऑटोमोटिव एक्सेल, जहां पर क्यूमेंस का जो ओपन ऑफर है वो बंद होता हुआ दिखेगा। 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक है। प्रिसीजन वायर्स इंडिया, जहां पर लगभग 5.8 करोड़ जो बोनस इक्विटी शेयर्स हैं वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे। आईपीओ के हिसाब से रेडियंट कैश मैनेजमेंट, जिसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। और अंत में ग्लोबल की अगर आप बात करें तो यूएस फेड के मिनट्स आते हुए दिखेंगे। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं खबरें। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले Q3 के बिजनेस अपडेट्स स्टार्ट हो गए हैं। तो HDFC लिमिटेड, जहाँ पे Q3 में अगर लोन देखें तो वो 19% से इस बार बढ़ के है पिछले साल के कंपैरिजन में। ग्रॉस डिविडेंड की जो आय है वहाँ पर भी 147 की रिकवरी इस बार आपको दिखी है। वेदांता, जहाँ पे जो Q3 में एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन है 2% से घटकर आया है पिछले साल के कंपैरिजन में। और जो पिग आयन का प्रोडक्शन है वहाँ पर भी 1% की इस बार गिरावट है। पंजाब एंड सिंध बैंक, जहाँ पे एडवांसेस में 17% की ग्रोथ दिखी है इस बार। Q3 में डिपॉजिट देखे तो 9% से बढ़कर आए। कासा रेशो भी देखे तो करीबन 70 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिखेगा, 33.3% है Q3 में। और जो लोन ग्रोथ है वो 17% से इस बार बढ़कर आई है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहाँ पे RBI से SBI म्यूचुअल फंड को 10% खरीदारी के लिए जो अनुमति है वो अब मिल चुकी है। म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स है SBI की, उसके अलग अलग स्कीम्स के तहत हिस्सा खरीदा अब इस कंपनी में जाएगा। आरती सर्फिकेंट्स, जहाँ पे राइट्स इशू के चलते 9 जनवरी को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे प्राइस, स्टॉक्स और जो कितने शेयर्स होंगे राइट्स इशू में उस पर चर्चा होने वाली है। रेलटेल, जहाँ पे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड से कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है, 186 करोड़ की ये ऑर्डर साइज है। एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी भी आज फोकस में है, क्योंकि साई गणेश एंस्टेक से में कंपनी 50% हिस्सेदारी खरीदने वाली है। 2 करोड़ के आसपास की इक्विटी शेयर्स होंगे और 60 करोड़ में इस ट्रांजैक्शन को किया जाएगा। ओके, तो खबरें तो आ रही हैं फ्रंट एंड सेंटर अपडेट्स के साथ साथ और भी आपके लिए। अरमान, आपके पास और कौन सी खबरें? जी बिल्कुल, थेमिस मेडिकेयर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि कंपनी ने एक जो ब्रांड है वो लॉन्च करी है। और ये जो दवा है वो उसका US FDI EA में दोनों से मंजूरी मिल चुकी है। उसी के साथ साथ 40 देशों में इसका क्लिनिकल परीक्षण जो है वो किया गया है। तिलकनगर इंडस्ट्रीज, यहाँ पे बोर्ड की बैठक में लगभग 34 लाख शेयर्स जो है उनका आवंटन जो है वो कर दिया गया है, उनको मंजूरी मिली है। और 72 के भाव पर जो है इसका शेयर का आवंटन किया गया है। जो वारंट्स जो कन्वर्ट हुए थे उसके चलते नॉन प्रमोटर्स को इशू किए गए हैं। IEX पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग में जो है अमेजॉन उतरेगा। कंपनी को भारत में कैटेगरी 3 की अगर आप बात करेंगे उसमें पावर ट्रेडिंग लाइसेंस मिला है, और इस लाइसेंस के तहत वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज पे विंड और सोलर पावर दोनों बेच सकेगी। बल डील्स में MCX, जिसमें नॉर्गेस बैंक गवर्नमेंट पेंशन फंड ने लगभग 3.4 लाख शेयर्स जो है 0.67% के आसपास जो है टोटल शेयर्स जो हैं वो खरीदे हैं। और अंत में NTPC, टिटागन, सीमेंस और थर्मेक्स और आदि कंपनियों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि रेल मंत्रालय से अगर एक बात करेंगे, बड़ा बयान आता हुआ दिखा है। हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की योजना है और 8 हेरिटेज रूट पर जो है ये हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, और अगले 2 साल की बात करेंगे वहां पर ये ट्रेन जो है शुरू होने की अनुमान है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी आज की खबरें और कुछ फंड एक्शन भी। आइए आशीष के साथ जानते हैं आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स FIR। मॉर्निंग आशीष, रोज की तरह पहले तो बताएं टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए क्वार्टरली अपडेट्स के साथ शुरुआत करता हूँ। डीमार्ट यहाँ पर देखिए किसी को जो अपडेट्स हैं ज़्यादा पसंद नहीं है। HSBC ने तो इनफैक्ट रेटिंग को कर दिया है डाउनग्रेड। पहले खरीदारी की राय दिया करते थे,
अब होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। और लक्ष्य भी देखिए काफ़ी ज़्यादा घटा है, 6,000 से सीधे घटाकर 4,500 कर दिया है। हालांकि स्टॉक चल रहा है 4,061 रुपये पर। सिटी लंबे समय से बेरिश है, बिकवाली की राय दे रहे हैं 3,500 रुपये के लक्ष्य के लिए। और मॉर्गन स्टैनली ने कोई भी बदलाव नहीं किया, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 4,590 रुपये के लक्ष्य के लिए। लेकिन अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं इंडसइंड बैंक की तरफ से। यहाँ पर देखिए CLSA ने रेटिंग यहाँ पर अपग्रेड कर दी है, पहले एक्यूमुलेट की राय थी, अब खरीदारी की राय दे रहे हैं। और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो 1400 से बढ़ाकर 1500 कर दिया, 1241 की क्लोजिंग है। वहीं मॉर्गन स्टैनली अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 1475 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि साल दर साल अगर आप देखें तो रिटेल डिपॉजिट्स में 21% की बढ़त देखने को मिली है। और जो लोन ग्रोथ है यहाँ पर भी साल दर साल 19% की ग्रोथ है। सिक्वेंशियली भी नंबर्स अच्छे हैं, तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं 1600 के लक्ष्य के लिए। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया, 1400 रुपये का लक्ष्य दिया है, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। इसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क्स, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 657 से घटाकर 624 कर दिया है, 507 की क्लोजिंग है। एशियन पेंट्स पर मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 50 रुपये से बढ़ाए, 3750 का टारगेट दे रहे हैं, 3028 की क्लोजिंग है। बर्जर पेंट्स पर मैक्वारी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य 525 से घटाकर 500 कर दिया, 580 पे स्टॉक चल रहा है। और पिडिलाइट यहाँ पर भी देखें तो मैक्वारी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, जो लक्ष्य है 2300 से घटाकर 2200 कर दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज की। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, ICICI बैंक यहाँ पर CLSA खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 25 रुपये से घटा है, 1200 से घटाकर 1175 कर दिया। हालांकि स्टॉक चल रहा है 900 रुपये पर। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1150 का लक्ष्य दिया है। एक्सिस बैंक यहाँ पर CLSA खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1200 से बढ़ाकर 1250 कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, जहाँ पर CLSA ने जो है रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब ये अक्यूमुलेट की रेटिंग दे रहे हैं। और लक्ष्य जो है 185 से बढ़ाकर 210 कर दिया है, 188 पे चल रहा है। PNB यहाँ पर CLSA एक्यूमुलेट की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 40 से बढ़ाकर 64 कर दिया है, 58 की क्लोजिंग है। लेकिन जेफरीज अपने व्यू को बदलने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 36 रुपये का लक्ष्य दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 760 के लक्ष्य के लिए, 612 की क्लोजिंग है। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर जेफरीज ने जो है खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 2470 रुपये के लक्ष्य के लिए, 1833 की क्लोजिंग है। और अंत में फेडरल बैंक यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 138 की क्लोजिंग है, 165 रुपये का लक्ष्य दिया है। ओके, तो ढेर सारी आज रिपोर्ट्स आई हैं और रिपोर्ट्स बैंक्स पर बड़ी दमदार आती हुई दिखी है। देखते हैं आज किस तरह का एक्शन बैंक्स में होता है। जुबिलेंट फूड पर भी रिपोर्ट ठीक है, खाली अगर ख़राब रिपोर्ट है तो वो डीमार्ट पर है जी, वहाँ पर तो, और एक थोड़ा बहुत पीडीलाइट पर, राइट। तो ये हैं दो रिपोर्ट जहाँ पर एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। आइए बढ़ते आगे और मुलाकात की जाए हमारे सभी एक्सपर्ट से। वक्त है पिक ऑफ द डे का। मंसल जी, सुप्रभात, शुरुआत करें, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, पिक ऑफ द डे का तो नंबर आएगा तीसरे नंबर पर। उससे पहले तो अनिल जी अपडेट ये है कि कल चलते चलते अनिल जी इंडसइंड बैंक पे मैंने बड़े बड़े टारगेट्स दिए थे और कॉल दिया था अनिल जी, और आज मॉर्गन स्टैनली और जेफरीज का अनिल जी अपडेट आ रहा है। तो अनिल जी अब आप देखें कि मेरे को दो चीजें लग रही है अनिल जी। एक तो मेरे को ये लग रहा है जो बार बार आप बोलते हैं, जब कुणाल जी एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तो मेरी परफॉर्मेंस अनिल जी बेटर होती है। और दूसरा अनिल जी एक चीज और समझ में आ रही है कि सब ये बड़े बड़े हाउसेज भी जी बिजनेस देख रहे हैं अनिल जी, तो उसके लिए अनिल जी आपको मुबारकबाद। अरे वाह, धन्यवाद। दूसरे का तो पता नहीं, पहला पॉइंट तो पक्का है कि जब कुणाल जी अनुपस्थित होते तो आपकी परफॉर्मेंस में सुधार तो दिख रहा है, ये तो मैं मानता हूँ। बताएं सर। दूसरा अनिल जी एक और अपडेट अनिल जी, अभी आप PVR पे बात कर रहे थे कि बाहर के खाने पीने पे अनिल जी रोक है, मतलब कि आप वो रोक सकते हैं। तो अनिल जी देखिए, मैं तो काफी टाइम से PVR जाता हूँ अनिल जी, खाना पीना तो बाहर का अलाउड नहीं होता है। और वो जो वहां पर इतना फिजिकल स्कैनिंग करते हैं, आपको क्या लगता है वो बम और आर्म्स, एम्युनिशन, सिगरेट के लिए करते हैं अनिल जी? वो इसी चीज के लिए करते हैं। कोई आदमी खाने पीने की चीज ना लेके जा रहा हो वहां पर, तो खाना पीना तो अनिल जी पहले भी अनिल जी हकीकत है ये। आज जो आप PVR के अंदर अनिल जी वो जो एक बड़े वाले मोटे कप में फैंसी टी बैग में चाय पीते हो अनिल जी, वो मेरी वजह से बार बार मैंने PVR को मेल डाला था कि यार आप 180 रुपए की चाय देते हो और वो नॉर्मल टी बैग ताज वाला डाल देते हो, ये ठीक नहीं है। और अनिल जी आज जो PVR में ड्राई फ्रूट भी मिलते हैं वो भी मेरी वजह से अनिल जी, उसके लिए भी अनिल जी मैंने मेल डाला है। उन्होंने कितनी बार की कई डायबिटिक पेशेंट्स को अनिल जी देखता था मैं, वहां पे लड़ाई करते थे अनिल जी कि हम डायबिटिक है, हमें नट्स ले आने दो। तो ये सब अनिल जी कंफर्मेशन है मेरे पास, मेल पर अगर आप बोलेंगे तो शेयर कर दूंगा।
खाने पीने के लिए अनिल जी खुद पीवीआर का सिक्योरिटी सिस्टम बोलता है स्कैनिंग कोई बम बम के लिए नहीं होती अनिल जी, खाने पीने के लिए स्कैनिंग करते हैं वो। ना, अब तो ऑफिशियली कर पाएंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। आपकी व्यथा दुख दर्द बंसल जी मैं समझ सकता हूँ। मेरी हार्दिक सहानुभूति आपके साथ है, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। जी सर, अब तीसरी बात पिक ऑफ द डे, बढ़े आगे। अनिल जी पिक ऑफ द डे है शिपिंग कॉर्पोरेशन, बंसल जी है ना, एक मिनट, शिपिंग कॉर्पोरेशन के पहले एक मिनट बंसल जी, आपने 3 बातें बोली, एक बात तो मैं भी बोलूं। कुणाल जी, आपको नहीं लगता बंसल जी घर के बड़े बुजुर्गों की तरह है या फिर घर के बेटर हाफ की तरह है कि पहले मेरी सारी सुन लो उसके बाद में काम करूंगा, है ना? ये आए बैठो आधा घंटे 15 मिनट, मेरा दिन भर का कार्यक्रम क्या रहा है क्या नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगता? अनिल जी देखो, अनिल जी मुझे तो सुनने की अनिल जी आदत हो गई। कल ही मैंने अपनी व्यथा आपसे शेयर की थी अनिल जी। सुनकर अनिल जी लगातार बंसल जी की सुनता ही रहता हूँ अनिल जी मैं तो मुझे तो आदत है अनिल जी। चलिए हम भी सुनेंगे बंसल जी से। शिपिंग कॉर्पोरेशन बताएं सर। अनिल जी शिपिंग कॉर्पोरेशन पे खरीदारी की राय है, रेगुलरली रिकमेंड करते आ रहे हैं। अभी लास्ट हमने 135 140 के जोन में रिकमेंड किया था। टेक्निकली ब्रेकआउट है, 144 का स्टॉप लॉस लगाना है 157 के टारगेट के लिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन SCI है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, तो बंसल जी की पिक ऑफ द डे शिपिंग कॉर्पोरेशन। कुणाल जी सुप्रभात, आपकी पिक ऑफ द डे बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी ये जो बंसल जी कह रहे हैं कि पीवीआर में उन्होंने बड़े बदलाव किए हैं और अनिल जी जो कॉफी मिल रही है उसका मग भी उनकी वजह से है और नट्स भी उनकी वजह से है। अनिल जी इसमें इन्होंने बिल्कुल भी श्रेय आपको नहीं दिया। सारा कुछ हो सका अनिल जी क्योंकि आपके साथ अपनी तस्वीर दिखाते हैं जहां जाते हैं। चलिए तो कोई अनिल जी असली श्रेय तो आपको मिलना चाहिए इन सब चीजों का। कोई बात नहीं, बंसल जी का काम होना चाहिए कैसे भी हो जाए, हम तो इसी में खुश है। जी सर। अनिल जी देखिए, मेरी आज पिक ऑफ द डे में जो स्टॉक मैंने चुना है इसको आप पहले ही पिक ऑफ द ईयर घोषित कर चुके हैं। स्टॉक का नाम है LIC। LIC में हमने देखा कि कल भी बड़ी मजबूत तेजी देखने को मिली और मुझे अनिल जी लगता है कि जितने भी इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं ये बड़ी नींद से जागे हैं और LIC विशेष रूप से मुझे लगता है चार्ट पर मजबूत है, 1000 की ओर अग्रसर है। इन स्तरों पर बाय करके चले। यहां पर 720 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 765 का, दूसरा टारगेट 780 का LIC में खरीदारी करनी। LIC ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। 2 दिनों से जबरदस्त एक्शन में स्टॉक नजर आ रहा है। यही नहीं, सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स में है भरपूर तेजी। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है सिंजिन। सिंजिन के अंदर कल एक मूव देखने को मिला। सिंजिन के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छा रिकवरी आया था कल। स्टॉक मेरे को लग रहा है कि यहां से 600 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। सिंजिन के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा वो 575 रुपए का बनेगा, 575, और यहां से ऊपर के अंदर 605 रुपए से लेके 615 रुपए तक का मूव सिंजिन में देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करें सिंजिन 605 से 615 के टारगेट्स के लिए 575 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो ये है आपके लिए सिंजिन में खरीदारी करने की राय। अब तो ये वायदा कारोबार में भी है, ध्यान रहे आपको। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं मैम पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरे तरफ से पिक ऑफ द डे होगा RBL बैंक। RBL बैंक को खरीद कर चलने का सलाह होगा। स्टॉक में अच्छा मोमेंटम भी है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आज भी मेंटेन करे, कल भी था, आज भी मेंटेन होगा। करंट लेवल पर खरीद कर चलने का सलाह होगा। 186 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। 189 का पहला टारगेट, 192 का दूसरा टारगेट के लिए RBL बैंक को खरीद कर चलेंगे। ओके, ये लेवल आप फ्यूचर्स के दे रही सिमी जी? सारे कैश के। कैश के तो 186 पे तो बंद ही हुआ है, 186.65 नहीं, 189 बंद हुआ है। सॉरी 186 तो मतलब 183 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 189 का ही पहला टारगेट, 192 का। ओके, 189 193 के टारगेट के लिए RBL बैंक में करें खरीदारी। आइए अमरीश सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग दीप। पिक ऑफ द डे है हैवेल्स इंडिया। इसके 2 मुख्य सेगमेंट है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मोस्टली वाइट गुड्स ही है।
और मास प्रीमियम सेगमेंट में है, करीब 14,000 डायरेक्ट डीलर्स हैं, करीब 2,10,000 रिटेलर्स हैं, करीब 1.25 लाख करोड़ का एड्रेसेबल मार्केट साइज है इसका। तो हर एक सेगमेंट में मार्केट शेयर है करीब 10 to 20% का। अभी फोकस है रूरल डिस्ट्रीब्यूशन पर, जो करीब 5 to 6% ऑफ टोटल सेल्स है एज ऑफ नाउ। ये शायद इंक्रीज करके 20-25% का फोकस है। तो अंडर रूरल विस्तार कवरेज किया है करीब 3,000 टाउन्स का, जहां पे करीब 40,000 आउटलेट्स हैं। अभी और भी छोटे टाउन्स में जाएंगे जहां पे पॉपुलेशन इज लेस देन 10,000। तो काफ़ी अच्छा रूरल कवरेज होगा। और 15% रेवेन्यू कैगर एक्सपेक्टेड है ओवर द नेक्स्ट 4 years। करीब पैट का कैगर होगा 22% का। तो एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY24 करीब 28 का है, और मेरा यहाँ पे टारगेट बनता है 1,400 का। 1400 के टारगेट के लिए हैवेल्स पर करें खरीदारी, यहाँ पर रखनी है नजर। हैवेल्स ही नहीं, वर्लपूल पर भी हमने रिसेंटली थोड़ा एक्शन बनते हुए देखा है। IFB इंडस्ट्रीज रिसेंटली थोड़ा बजिंग था, इस स्पेस पर रखिए नजर। एंड ऑफ कोर्स हैवेल्स पसंद है अमरीत सर को, यहाँ पर भी आपका फोकस रहना चाहिए। अमरीत सर, बाजार के दिग्गज HDFC लिमिटेड की भी एक बार बात तो करनी पड़ेगी सर। 19% ग्रोथ इन्होंने लोन बुक में दिखाई है, और जो एडवांसेस हैं वहाँ पर तो अच्छी बढ़त आई है, बट ऑफ कोर्स बेस थोड़ा वहाँ पर कम था। HDFC लिमिटेड पर आपका व्यू सर? HDFC लिमिटेड पे मेरा व्यू काफ़ी पॉजिटिव रहा है लास्ट इतने सालों में। ऑल्दो थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म किया था, पर भी मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी लेना चाहिए। और एनीवे अभी तो ये अमेलगमेशन तो होने वाला है विद HDFC बैंक, एंड एट दैट टाइम आई थिंक HDFC वुड बी एट एन एडवांटेज जिस लेवल पे कोट कर रहा है। सो आई थिंक वी शुड बी बाइंग HDFC एट दीज लेवल्स एंड होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए HDFC लिमिटेड। कल थोड़ा एंड में एक्शन बना था, आज देखते हैं किस तरह की चाल ये काउंटर दिखाता है आपको। वेदांता, सिमी जी इस बार इस पर नजर डालें चार्ट पर। वेदांता कुल एल्यूमिनियम आउटपुट फ्लैट रहा है, 2% की गिरावट है। बाकी आउटपुट में भी हल्की फुल्की गिरावट देखी है, और ओवरऑल थोड़ा सुस्ती अपडेट आया, उतना खास अपडेट आया नहीं है वेदांता की तरफ से। मेटल्स वैसे थोड़ा एक्शन में रिसेंटली रहे हैं, कल 1% ऊपर भी था वेदांता। आज के लिए क्या लेवल्स है मैम? बहुत ही अच्छा चार्ट है। इनफैक्ट दीपांशु, मुझे लगता है कि चार्ट के बेसिस पर अगर कॉल देना है तो सिर्फ बाई कॉल ही पॉसिबल है। 320-322 के ऊपर इसमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और इस ब्रेकआउट का टारगेट 340 का हो सकता है। तो मैं तो ब्रेकआउट का ही इंतजार करूंगी। अगर ये स्टॉक आज अपडेट सुस्ती के साथ आया है, इसलिए तुरंत खरीदारी करने का सलाह नहीं है इंट्राडे के लिए। अगर 322 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो जरूर खरीद कर देखेंगे। 340-355 ये 2 टारगेट्स होगा। बड़े चार्ट में ब्रेकआउट आएगी अगर 320-22 के ऊपर जाके सस्टेन करता है, तो टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दो राय है। ओके, तो टेक्निकली स्ट्रांग है वेदांता, अच्छा लग रहा है। देखते हैं, प्रोडक्शन अपडेट उतना खास नहीं है, देखते हैं किस तरह की एक्शन इस पर आपको आती हुई दिखेगी। पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका भी अपडेट आपको आते हुए दिखा है। सुमित जी, पंजाब एंड सिंध बैंक सर? दिवांशु, मेरे को लगता है कि ये स्टॉक के अंदर पोजीशंस एक बार होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक के अंदर एक मूव ऊपर का बन सकता है। वैसे भी स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी दिखाई है, और अब ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। तो स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ से ऊपर में जैसे ही 35 का लेवल टूटेगा तो 40 रुपए तक का मूव स्टॉक में ऊपर की तरफ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। नीचे के अंदर जो स्टॉक का सपोर्ट है 29-29.50 के पास है, तो होल्ड करके चल सकते हैं। करके चलिए, यह है आपके लिए पंजाब एंड सिंध बैंक। 29-29.50 के आसपास सपोर्ट भी आपके लिए आता है। एवेन्यू सुपरमार्ट, जैसे अभी अनिल जी से बात भी कर रहे थे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में भी हाईलाइट किया। कुणाल जी, एक बार चार्ट पर भी राय बनती है। एवेन्यू सुपरमार्ट 4000 का लेवल, कल एंड में थोड़ी गिरावट आई थी, तो शायद कहीं अनुमान लगा लिया था बाजार में कि अपडेट उतना खास नहीं रहेगा। क्या व्यू है सर आपका? सबसे पहले तो दीपांशु, मेरा डिस्क्लेमर है कि मेरा निजी निवेश है स्टॉक में, और बहुत अरसे से मेरा निवेश है। मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो स्टॉक बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन काफ़ी समय से हम इसमें कंसोलिडेशन होता हुआ देख रहे हैं, तो मुझे लगता है इस खबर के चलते और नीचे स्टॉक जा सकता है। बड़ा सपोर्ट चार्ट पर 3850 के आसपास नजर आता है। 3850 के लेवल्स अगर टूट जाते हैं तो स्टॉक में 3600 तक का भी करेक्शन आएगा। लेकिन अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट इवेल्युएट करें तो उसमें काफी मजबूती है, और मुझे लगता है कंसोलिडेशन पूरा हो जाने के बाद इसमें एक बड़ा मूव ऊपर की ओर आएगा। तो जिनके पास लंबी अवधि का निवेश है, बने रहें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर को 3800 के स्तरों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो 3800 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट लेवल है। अमृतसर, आपकी कोई राय है सर एवेन्यू सुपरमार्ट्स?
एवेन्यू सुपरमार्केट का जो ग्रोथ था वो आ रहा था स्टोर एडिशन से, वहां भी हम लोग देख रहे हैं स्लो डाउन है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट कंपटीशन है रिलायंस रिटेल से, जो काफी एग्रेसिव हो चुका है अभी। तो आई वुड बी अ बिट कॉशियस। ओके, थोड़ा कॉशन रहना जरूरी है। वैसे बुल वर्सेस बेयर कैंडिडेट बनता है आज एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर हम फोकस भी करने वाले हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये इंटरेस्टिंग है। इस पर बंसल जी जरा एक बार राय दें चार्ट पर। एसबीआई म्यूचुअल फंड करीब 10% हिस्सा खरीद सकता है, अप टू 10% हिस्सा खरीद सकता है। ऑलरेडी इनकी स्कीम्स के जरिए 3.1% है इनका हिस्सा, बट मंजूरी इन्हें मिल चुकी है अप टू 10% एडिशनल स्टेक खरीदने की। चार्ट्स क्या कहती है सर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक? बंसल जी। दीपांशु, चार्ट्स पॉजिटिव हैं और मेरा ऐसा मानना है कि इस न्यूज को प्ले करना चाहिए। दीपांशु, आप जी बिजनेस कवर कर रहा है, 59.35 के अराउंड की क्लोजिंग है। 57 रुपए 50 पैसे का दीपांशु स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करना चाहिए। अगर ठीक बैठा, अगर मतलब कि इफ एनीथिंग कोई मिस हैपनिंग नहीं होती है तो 67-70 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है रिस्क वर्थ टेकिंग है इन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। 57-50 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदे। तो ये है आपके लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस पर भी आप 57 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए, खरीदारी करिए, व्यू है पॉजिटिव। रेलवे स्टॉक से रेलटेल, ये आपके रेडार पर रहना चाहिए। यहाँ पर इन्हें साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड से करीब 190 करोड़ का ऑर्डर मिला है। काउंटर थोड़ा एक्टिव रहेगा। बाकी रेलवे स्टॉक्स में तो अच्छी मूव है, बट रेलटेल, सुमित जी एक बार इसके चार्ट पर भी राय दें अपनी। दीपांशु, रेलटेल के अंदर मोमेंटम पॉजिटिव ही है। स्टॉक ने लोअर लेवल से पिछले 7 से 9 दिनों में एक नीचे से अच्छा अपमूव दिखाया है। 110-115 के आसपास स्टॉक का सपोर्ट बना है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 135 रुपए का है। रेलटेल का 135 का लेवल टूटेगा तब जाके इसके अंदर मोमेंटम और बनेगा और फिर 150 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में रेलटेल में देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने पोजीशन बनाई है वो होल्ड करें और अगर यहां से कोई डिप आता है तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें। ओके, तो ये आपके लिए रेलटेल पर राय सुमित जी की तरफ से। आइए, मोदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी पिक ऑफ द डे समझा जाए। मोदी जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, पिक ऑफ द डे में हमने चुना है टीसीएस को यहाँ पर खरीद के चलेंगे। इस स्टॉक में करीब 3450-3460 के आसपास स्विंग हाई बना था। उसके बाद एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिला। लास्ट 3 हफ्तों से जो कंसोलिडेशन था उसमें एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। जिस तरह का ब्रेकआउट है, लग रहा है यहाँ से तेजी बननी चाहिए। 3355 से 3370 के टारगेट्स के लिए टीसीएस को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 3280 का। ओके, 3280 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर करें खरीदारी टीसीएस में। आइए करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।